जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखेंगे कि जो बिंदुसार है, बिंदुसार के बारे में, या कहें कि मौर्य सम्राट बिंदुसार के बारे में देखने वाले हैं। ये हमारी प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज नंबर 49 है और मौर्य साम्राज्य पर पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा था। यह हमारा कंप्लीट रहेगा बिंदुसार के बारे में, उनके जीवन से लेकर उनके अंत तक, उनके शासन तक, शासन है ना, सभी साथ ही विदेशी संबंध भी। तो इसके अंदर हम देखें कि बिंदुसार का जो यूनानी जो लेखन है, या कहें कि जो यूनानी लेखक है, उनके अनुसार बिंदुसार को जो अमित्र केटक कहा गया है, अमित्र केटक बिंदुसार को कहा गया है। और अमित्र केटक या कहें कि अमित्र घात, जो कि बिंदुसार की उपाधि थी। अब इस उपाधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कि शत्रुओं का नाश करने वाला। लेकिन ये उपाधि और बिंदुसार का व्यक्तित्व मैच नहीं खाता, क्योंकि हम ऐसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिंदुसार ने अपने जो साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, बल्कि जो अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो साम्राज्य मिला उसी साम्राज्य की उन्होंने रक्षा की, उसको विखंडित नहीं होने दिया। अब देखें, इसके अलावा जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ के अंदर जो कि बिंदुसार को सिंहासन कहा गया है ना, उपाधि है। साथ ही जो वायु पुराण है, वायु पुराण में बिंदुसार को मद्रसार कहा गया है। साथ ही जो चीनी साहित्य है, चीनी साहित्य में बिंदुसार को बिंदुपाल कहा गया है। चीनी साहित्य में बिंदुसार को बिंदुपाल कहा गया है। अब देखें कि बिंदुसार के जो पिता थे, बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, है ना। जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है तो जो कि बिंदुसार शासक बनता है। अब इनकी जो माता थी, माता का नाम दुर्धरा था, है ना। जो बिंदुसार के नाम के पीछे एक कहानी है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था चाणक्य, वो प्रतिदिन चंद्रगुप्त मौर्य को जो कि विष दिया करता था कुछ मात्रा में, ताकि कभी चंद्रगुप्त मौर्य को कोई शत्रु विष दे दे तो चंद्रगुप्त मौर्य को कोई अधिक फर्क ना पड़े, है ना। लेकिन जो एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य का भोजन उसकी पत्नी कर लेती है, जब पता चलता है तो पत्नी का गला काट दिया जाता है, ताकि जो उनकी गर्भ में जो बच्चा पल रहा था उसको कोई हानि ना हो, है ना। उससे जो बच्चा था इसकी गर्भ में, उनका नाम बिंदुसार था। जब बिंदुसार का जन्म हुआ तो उनके चेहरे पर कुछ बिंदुओं के रूप में जहर का प्रभाव दिखा, इसलिए उसका नाम बिंदुसार पड़ गया। यह एक कहानी है ना। अभी देखें कि जैसे ही जो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि अपने राज्यकार्य को छोड़कर जब जैन धर्म स्वीकार कर लेता है और जैन भिक्षुओं के साथ कर्नाटक में चला जाता है, कर्नाटक गोलबेला, है ना, तो वहाँ पर जाकर जो चंद्रगुप्त मौर्य जब उपवास करते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में जो मौर्य जो साम्राज्य है, या कहें कि जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य का शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसका पुत्र बिंदुसार बनता है। अब जो बहुत बड़ा साम्राज्य था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत बड़ा साम्राज्य था, अब इस साम्राज्य में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है तो इस साम्राज्य का शासन की बागडोर बिंदुसार के पास आ जाती है और बिंदुसार इस इतने बड़े साम्राज्य का शासक बन जाता है। अब इस शासक बनने के बाद में भले ही बिंदुसार ने अपने जो साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, लेकिन बिंदुसार ने अपने पिता के द्वारा प्राप्त किया जो साम्राज्य था उसको विखंडित नहीं होने दिया। यानी कि जितना बड़ा साम्राज्य बिंदुसार को इसके पिता ने दिया, उतना ही बड़ा साम्राज्य जो कि बिंदुसार ने अपने पुत्रों को दिया। कहने का मतलब है कि इनके समय में जो विद्रोह को ये दबाने में सफल रहा। साथ ही जो विदेशी आक्रांता थे उनसे भी जो कि उस समय इनके साम्राज्य को बचाने में ये सफल रहे। साथ ही देखें, बिंदुसार के समय विद्रोह होते हैं, जैसे कि दिव्यदान के अंदर हमको देखने को मिलता है कि तक्षशिला, जो कि उस समय मगध का एक प्रांत हुआ करता था, तक्षशिला। अब इस तक्षशिला में बिंदुसार के खिलाफ, या कहें कि मौर्य वंश के खिलाफ विद्रोह हो जाता है। विद्रोह यानी कि अलग होने की कोशिश करता है। तो जो कि उस समय का राजा बिंदुसार अपने बड़े पुत्र सुसीम को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजता है, लेकिन सुसीम इस विद्रोह को दबाने में असफल हो जाता है। तो जो कि बिंदुसार का दूसरा पुत्र था अशोक, जो कि एक योग्य पुत्र था, साथ ही कह सकते हैं योद्धा टाइप का था। साथ ही उनके जो वचन थे, या कहेंगे उनकी जो बोली थी, या कहेंगे उनके जो विचार थे, उनसे जनता प्रभावित थी, है ना। तो
जो अशोक है, अशोक जाकर इस विद्रोह को दबा देता है या कहें कि इन लोगों को शांत कर देता है। साथ ही एक और जो कि तिब्बती है जिसका नाम तारनाथ है, तारनाथ के अनुसार जो कि खसियास और नेपाल यानी कि इस क्षेत्र में भी जो कि बिंदुसार के खिलाफ जनता विद्रोह कर देती है या कहें कि अलग होने की कोशिश करती है। तो बिंदुसार अपने पुत्र अशोक को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजता है, साथ ही अशोक इस विद्रोह को दबाने में भी सफल हो जाता है। अब देखिए चाणक्य, अब हम चाणक्य की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चाणक्य जो कि बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे। अब ये चाणक्य जो कि वही चाणक्य हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, जिसकी विषय वस्तु राजनीति शास्त्र है, और इसी चाणक्य की सहायता से जो बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को परास्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब जो चाणक्य है जो कि तिब्बती तारा और साथ ही जैन अनुश्रुतियों के अनुसार हमको देखने को मिलता है कि चाणक्य बिंदुसार का मंत्री रहा। अब इस चाणक्य ने जो पूरी समुद्र है यानी कि बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी समुद्र अरब सागर, इन दोनों के मध्य जो छोटे छोटे राज्य थे, 16 राज्य, इनके राजाओं का नाश कर इनको मगध में मिला है। लेकिन ये बात कुछ हद तक ही सीमित है, इसके ज़्यादा हमको सोर्स या कहें कि साधन उपलब्ध नहीं है जिसको हम प्रमाण तौर पर कह सकें कि भाई इन्होंने ऐसा किया, है ना। इसके साथ हम देखें विदेशी संबंध। तो विदेशी संबंध यानी कि जो ये थे बिंदुसार के समय जो विदेशी साम्राज्य थे या कहें कि पड़ोसी जो साम्राज्य थे उनके साथ किस प्रकार उस समय मौर्य साम्राज्य के संबंध थे या कहें कि बिंदुसार के संबंध थे। तो बिंदुसार ने जो कि अपने विदेशी पड़ोसी जो साम्राज्य थे उनके साथ जो कि मित्रतापूर्ण और शांतिपूर्वक संबंध बनाए रखा, यानी कि उनके साथ युद्ध नहीं करता था, यानी कि बल्कि उनको मित्रता के नज़रिए से देखता था, उनको यानी मित्रता के रूप में, शांति और मित्रता के रूप में बनाए रखने में सफल रहा। साथ ही जैसे कि एक लेखक स्टीओ के अनुसार हम देखें कि सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था। अब इस सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी होता है एंटियोकस प्रथम। इस एंटियोकस प्रथम जो कि सीरिया का शासक था। अब इस सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने राजदूत जिसका नाम है डायमेकस को मगध भेजता है, यानी कि सीरिया का शासक विदेशी शासक है ना। अब ये अपने राजदूत डायोमेकस को जो कि मगध के अंदर भेजता है। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि उस समय सीरिया के साथ जो कि अच्छे संबंध थे। इसी के साथ साथ पलनी के अनुसार टोलमी देते जो कि अपने एक राजदूत जिसका नाम है डायोनियस को मगध भेजता है ना। तो इससे भी प्रमाणित हो जाता है कि उस समय इनके पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छे संबंध थे। इसके साथ देखिए कि बिंदुसार के बारे में, तो बिंदुसार जिज्ञासु टाइप का व्यक्ति था। तो दूसरे का जो धर्म है या कहेंगे उनके जो दूसरों के विचार हैं, दूसरों के जो दर्शन है, उनको जानने का बड़ा इनका शौक था। साथ ही देखें कि ये विद्वानों को और जो दार्शनिक थे इन दार्शनिकों को अपने राज्य में शरण देता था। साथ ही इसके एक एग्जाम्पल हम ऐसा देख सकते हैं कि एथेनियस के अनुसार सीरिया के शासक एंटियाकस को जो कि बिंदुसार पत्र लिखकर कहता है कि आप जो आपके यूनानी जो दार्शनिक है उनको आप मगध में भेजो ताकि हम जो कि यूनानी दर्शन के बारे में जान सकें। तो इनके विचार कुछ अलग टाइप के थे कि जो विदेशी दार्शनिक को अपने साम्राज्य में इन्होंने आमंत्रित करते थे। तो इसके बाद में देखें कि इनका राज्यकाल, तो पुराणों के अनुसार हमको देखने को मिलता है कि बिंदुसार ने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया मगध पर, है ना, या कहें कि इस मगध पर। हाँ, और महावंश के अनुसार हमको देखने को मिलता है कि बिंदुसार ने लगभग 27 वर्ष मगध पर शासन किया। इनकी मृत्यु के बारे में देखें कि डॉक्टर राधा मुखर्जी के अनुसार देखें तो जो कि बिंदुसार लगभग 272 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हुई। लेकिन कुछ अन्य इतिहासकारों के अनुसार देखें तो 270 ईस्वी में जो कि बिंदुसार की मृत्यु हुई। हमने ये दो
ये अब इतिहासकार और इनकी पर सहमत नहीं है, हमने इसलिए बताया कि आपको डाउट ना हो। तो यहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया बिंदुसार के बारे में। अब जो अगली सीरीज आएगी इसके अंदर हम देखेंगे चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में, शायद अच्छा लगा होगा। साथ ही जो हमने देखा इसके नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम पर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, जय हिंद।